नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन साथ ही साथ अन्य जो भर्तियां होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इवन CGPSC मेंस का भी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा NCERT बेस्ड साइंस क्लास आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके सर्च करिएगा NCERT बेस्ड साइंस क्लास, तो आपको पूरा मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अब 5 से 6 वीडियो बायोलॉजी के और आएंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री का मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, फिर आपको फिजिक्स का मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्वसन होता क्या है। श्वसन को इंग्लिश में आपका रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेस्पिरेशन। इसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया श्वसन होता क्या है, किसे श्वसन कहा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहा जाता है। श्वसन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहा जाता है, या बोल सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है जी? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है, श्वसन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, श्वसन कहलाता है। अब इसी को मैं इंग्लिश में बताता हूँ, श्वसन किसे कहा जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस within our body and obtaining energy from oxidation of glucose, glucose is called respiration। तो याद रखना, हमारे शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान होना, साथ ही साथ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन आवर बॉडी एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है ना, मनुष्य के शरीर का, ह्यूमन बॉडी का ना, तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग पूछेगा, प्रमुख श्वसन अंग, तो आपको बताना है जी लंग्स है ना। लंग्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाक और कान है ना, सॉरी, नाक और हमारा जो मुंह है, ये प्रमुख श्वसन अंग है, ऐसा कई लोग के दिमाग में बन रहा होगा चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना, जो नाक और मुंह है, इसके द्वारा हम लोग एयर को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन प्रमुख श्वसन अंग की अगर बात होगा, तो प्रमुख श्वसन अंग की बात अगर होगा तो आपको लगाना है आंसर लंग्स हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। और फेफड़ा की अगर मैं संख्या की बात करता हूँ, नंबर की बात करता हूँ, तो फेफड़ा की संख्या 2 है। अगर मैं जोड़ी की बात करूँगा तो कितना जोड़ी में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में? 1 जोड़ी में। कितना जोड़ी में जी? 1 जोड़ी। संख्या इसकी 2 है, अगर जोड़ी की बात करता हूँ तो 1 जोड़ी हो जाएगा। अब आपके वनडे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मछली होता है, मछली, ठीक है, मछली, तो मछली कहाँ से सांस लेती है? तो ध्यान रखना, मछली गलफड़े से। कहाँ से? गलफड़े से। और गलफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? गिल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल से बोलते हैं। तो मछली गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है, मेढक जब वो बच्चा होता है, तब वो किससे सांस लेते हैं? गलफड़े से, अर्थात गिल से सांस लेते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कहाँ से सांस लेते हैं? लंग से, अर्थात फेफड़ा से सांस लेते हैं, अगर मेढक की बात करते हैं तो। अगर मैं बात करता हूँ इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े की बात करता हूँ, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ये कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। कहाँ से सांस लेते हैं जी? ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया? हमारे शरीर के अंदर गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन आवर बॉडी एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर मनुष्य के शरीर के प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो क्या होता है जी? लंग्स होता है, अर्थात फेफड़ा होता है। इसकी संख्या 2 होती है। जोड़ी की बात करते तो 1 जोड़ी में पाया जाता है।
मछली का प्रमुख श्वसन अंग गलफड़ा हो जाएगा। मेढक जब छोटा होता है, जब बच्चा होता है, उस समय वो लंग से सांस लेता है, सॉरी गलफड़े से सांस लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो लंग से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। फिर मैंने बताया जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब कहाँ से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, जिसको क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। एक आपने एक टर्म सुना होगा जिसको श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं, और इस श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखो, श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं श्वासोच्छ्वास किससे बोलते हैं। तो वायु को अर्थात एयर को, वायु अर्थात एयर है ना, वायु को शरीर के अंदर ले जाने, वायु को शरीर के अंदर ले जाने एवं बाहर करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है जी, आपका श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि एयर को अर्थात वायु को हमारे शरीर के अंदर ले जाने एवं उसे बाहर करने की प्रक्रिया को ही श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। मतलब जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है, इनहेलिंग मतलब वायु को शरीर के अंदर ले जाना, एक्सहेलिंग मतलब वायु को शरीर से बाहर करना। तो जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। मतलब वायु या एयर को शरीर के अंदर ले जाने और उसे शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगर मैं श्वासोच्छ्वास के प्रकार की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं श्वासोच्छ्वास के प्रकार की बात करूँ तो याद रखना जो श्वासोच्छ्वास होता है जी, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, जो श्वासोच्छ्वास होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये आपका बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला आपको ध्यान रखना है, पहला आपका निःश्वसन, पहला निःश्वसन हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, उच्च श्वसन। पहला निःश्वसन और दूसरा उच्च श्वसन हो जाएगा, ठीक है। निःश्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निःश्वसन को इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, इसको इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और उच्च श्वसन को क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। क्या बोलते हैं जी, एक्सपीरेशन, इसको एक्सपीरेशन के नाम से जानते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। अब जानते हैं निःश्वसन और उच्च श्वसन होता क्या है। तो एयर को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को, है ना, वायु या एयर को शरीर के अंदर वायु या एयर को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वायु या एयर को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जी, निःश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोला जाता है, इंस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपीरेशन की अर्थात उच्च श्वसन की। आखिर उच्च श्वसन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे वायु या एयर को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको उच्च श्वसन कहा जाता है। प्रक्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा यार, इंस्पिरेशन मतलब वायु को शरीर के अंदर ले जाना और उच्च श्वसन मतलब वायु को शरीर से बाहर करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग किसे बोलते हैं, तो वायु को शरीर से अंदर ले जाने एवं बाहर करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और ये आपका 2 प्रकार का होता है, निःश्वसन और उच्च श्वसन। तो निःश्वसन को इंग्लिश में इंस्पिरेशन बोलते हैं और उच्च श्वसन को एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन किसे कहा जाएगा, तो वायु अर्थात एयर को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को निःश्वसन, और वायु अर्थात एयर को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च श्वसन बोला जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, कितना अमाउंट में हम लोग वायु को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और कितना अमाउंट में हम लोग उसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन का, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन का, मैं बात करता हूँ CO2, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कितना % अवेलेबल है, ये 78% अवेलेबल है। ऑक्सीजन 21% अवेलेबल है। और CO2 कितना है जी, CO2 आपका 0.03% अवेलेबल है। तो इसे हम लोग अपने शरीर के अंदर, शरीर के अंदर कितना अमाउंट में ले जाते हैं। तो अगर बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जितना सराउंडिंग में है उतना ही % हम लोग उसको हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं।
और ऑक्सीजन को कितना ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, तो 21% ही हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं। CO2 की बात करते हैं तो CO2 हमारे सराउंडिंग अर्थात वायुमंडल में 0.03% है, तो हम लोग भी आपका 0.03% को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं। मतलब जितना अमाउंट में ऑक्सीजन में गैसेस की मात्रा है उतना ही अमाउंट में हम उसे अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन का बाहर निकालने की, तो शरीर से बाहर कितना परसेंट होता है, शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर कितना परसेंट होगा, नाइट्रोजन 78% जो कि हम लोग अंदर ले जाते हैं बॉडी के, लेकिन 78% पूरा का पूरा इसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 21% तो जा रहा है हमारे बॉडी में, लेकिन ये 17% बाहर आता है। ठीक है, बात करते हैं CO2 जो कि 0.03% जा रहा है, जो कि कितना परसेंट बाहर आता है, 4% बाहर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, कितना अमाउंट में हम लोग वायु अर्थात एयर को ग्रहण करते हैं, कितना हमारे शरीर से बाहर जाता है, सभी को ध्यान रखना। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% हम लोग उसको ग्रहण करते हैं हमारे बॉडी में और 78% ही पूरा बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में और 21% हम लोग हमारे शरीर के अंदर उसको ग्रहण करते हैं और शरीर से बाहर 17% जाता है। और CO2 0.03% जो कि वायुमंडल में सराउंडिंग में है, और इतना ही अमाउंट में हम लोग उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जबकि बाहर कितना जाता है, 4% बाहर जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कितना जाता है, ये आपका 4% बाहर जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते चलिए, ये तो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता दिया भाई कितना अमाउंट में हम लोग गैसों को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं और कितना वो हमारे शरीर से बाहर जाता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के प्रकार। अभी अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, श्वसन के प्रकार। तो अगर मैं श्वसन के प्रकार की बात करता हूँ, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करता हूँ, तो श्वसन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। पहला हो जाएगा, पहला आपका ऑक्सी श्वसन, पहला क्या होगा, ऑक्सी श्वसन हो जाएगा पहला। और दूसरा क्या होगा जी आपका, दूसरा हो जाएगा अनाक्सी श्वसन। पहला ऑक्सी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अनाक्सी, दूसरा अनाक्सी श्वसन हो जाएगा। ऑक्सी और अनाक्सी, ऑक्सी को क्या बोलते हैं, एरोबिक, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ अनाक्सी का, तो इसको एनारोबिक, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए भाई, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है ऑक्सी श्वसन, क्या होता है अनाक्सी। यहाँ से वनडे एग्जाम और इवन CGPSC मेंस पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलो इस दोनों को मैं आपको डिफरेंस के माध्यम से बताता हूँ, किसे ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको डिफरेंस के माध्यम से बताता हूँ। तो जब भी डिफरेंस की बात होता है तो बढ़िया आप लोग उसको कॉलम से बता देना है। ठीक है, जब भी डिफरेंस की बात होगा तो जब आपको हमेशा उसको कॉलम के थ्रू बताना है, जिससे आंसर का एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया रहता है और चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। चलो देखते हैं। तो एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सी श्वसन, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सी श्वसन, है ना, और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, अनाक्सी श्वसन, है ना, अनाक्सी। एक तरफ ऑक्सी और एक तरफ आपका अनाक्सी। चलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अनाक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ऑक्सी होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और अनाक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा चीज़ आपका ऑक्सी श्वसन में, ठीक है, किस में आपका ऑक्सी श्वसन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका, ग्लूकोज का, ठीक है जी, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। याद रखेंगे, जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका जी, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दूसरा अंतर। पहला अंतर क्या था, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और अनाक्सी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा बात करते हैं भाई ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान
कितना आपका 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना जी? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ किसका? अनाक्सी श्वसन, तो अनाक्सी श्वसन के दौरान अनाक्सी श्वसन ना, अनाक्सी श्वसन के दौरान कितना जो आपका 2 से 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 से 4 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये एटीपी मतलब क्या होता है? तो एटीपी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है जी आपका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको एनर्जी करेंसी, अर्थात इसको ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है किससे ऊर्जा करेंसी बोलते हैं? तो एटीपी को ही ऊर्जा करेंसी या एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन में क्या क्या बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और अनाक्सी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होगा, लेकिन अनाक्सी में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन के दौरान 2 से 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और नेक्स्ट अंतर देखते हैं। ऑक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सी श्वसन के दौरान कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। कोई बाई प्रोडक्ट मतलब आपका सह उत्पाद, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। बाई प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद जी, है ना, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का तो पूरा ऑक्सीडाइजेशन हो जा रहा है ना, इसलिए यहाँ कोई बाई प्रोडक्ट अर्थात हिंदी में बोलते हैं सह उत्पाद नहीं बनता है। जबकि अनाक्सी श्वसन के दौरान बाई प्रोडक्ट अर्थात सह उत्पाद का निर्माण होता है। किसका? सह उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। सह उत्पाद का निर्माण होता है। वही अगर बात करता हूँ आपका प्लांट में, तो प्लांट में क्या बनता है? प्लांट में बनता है एथिल अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लांट में क्या बनता है? आपका एथिल अल्कोहल बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लांट में एथिल अल्कोहल बनता है। और आपका ह्यूमन के बॉडी में क्या बनता है? ह्यूमन के बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है जी? लैक्टिक एसिड बनता है। और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये ह्यूमन के शरीर में थकावट का कारण बनता है। ये आपका सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण कौन से श्वसन के दौरान होता है? तो अनाक्सी श्वसन। अंतिम हम लोग अंतर जानते हैं ऑक्सी श्वसन के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑक्सी आपका रेस्पिरेशन, ऑक्सी रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान याद रखना है, ऑक्सीजन के दौरान 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के दौरान 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है जी? निर्माण होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना आपका 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा। किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो एक बार जल्दी से देखेंगे सब। पहले मैंने बताया कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनॉक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन के दौरान 2 से 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन के दौरान कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लांट में एथिल अल्कोहल और आपका ह्यूमन में क्या बनता है? ह्यूमन में बनता है लैक्टिक एसिड। और ऑक्सी श्वसन के दौरान 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन के दौरान 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, अर्थात ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा दिया? सबसे पहले मैंने बताया श्वसन की परिभाषा, श्वसन किसे कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया आप लोग को श्वासोच्छ्वास के बारे में, भैया कि ये श्वासोच्छ्वास होता क्या है। फिर मैंने श्वासोच्छ्वास के प्रकार बताया, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है। फिर मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में कि आपका रेस्पिरेशन के कितने प्रकार है, श्वसन के, तो श्वसन के 2 प्रकार हो जाएगा, एरोबिक और एनारोबिक। फिर मैंने दोनों में डिफरेंस भी बता दिए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ भैया कि ये श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है। मैंने पहले पढ़ा था आप लोग को श्वासोच्छ्वास, तो चलो देखते हैं श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर।
श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश से बोलते हैं ब्रीदिंग और श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन अर्थात श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या क्या अंतर होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ श्वसन और एक तरफ में क्या लिख रहा हूँ, श्वासोच्छ्वास। श्वसन और आपका श्वासोच्छ्वास, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, चलो देखो जी। अगर मैं जब श्वसन की बात करता हूँ, मैं श्वसन की बात करता हूँ, तो श्वसन क्या होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। क्या होता है, कोशिका के अंदर। श्वसन क्या होता है, ये कोशिका के अंदर होने वाला प्रोसेस है, ये कोशिका के अंदर होता है। श्वसन क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है। मैंने आप लोग को पहले बताया भी है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा उस ऑक्सीजन को किस में मिला देता है, ब्लड में मिलाता है, फिर वो ऑक्सीजन है उस ब्लड के साथ पूरे कोशिकाओं में जाता है और कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ऊर्जा का निर्माण करता है और उसी ऊर्जा को पूरे बॉडी में फैलाया जाता है। तो आपका जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, हमारे सेल में जा रहा है, कोशिका में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए तो ये जो श्वसन होता है वो कोशिका के अंदर होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास से आपका कोशिका के बाहर होता है। ये क्या होता है जी, कोशिका के बाहर, ये कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखेंगे, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि आपका श्वासोच्छ्वास के दौरान ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। श्वासोच्छ्वास में होता क्या है, केवल हम लोग वायु अर्थात एयर को ग्रहण करते हैं और उसको बाहर करते हैं। तो श्वासोच्छ्वास के दौरान ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ जो श्वसन होता है ना जी, श्वसन एक आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक, ये आपका एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ श्वासोच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि आपका श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इसीलिए कैसी प्रक्रिया है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको श्वसन और आपका श्वासोच्छ्वास अर्थात रेस्पिरेशन और आपका ब्रीदिंग में अंतर भी बता दिया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो अब मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया, ब्रीदिंग किसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, ब्रीदिंग के कितने टाइप है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। अब एक नया मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, नया टॉपिक देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, किस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, अब इसको एकदम ध्यान से आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखिए जी, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका नोजल कैविटी, है ना, इसको नोजल कैविटी के नाम से जानते हैं। यहीं पास क्या रहता है, हमारा नोस रहता है, याद ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, इसको फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स के बाद नीचे वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लैरिंग्स। इंग्लिश में भी इसको लैरिंग्स के नाम से ही जानते हैं जी, है ना। ये आपको क्या हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा, ये लैरिंग्स हो जाएगा, लैरिंग्स, ये फेरिंग्स हो जाएगा, ये लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठ नली। क्या बोलते हैं, कंठ नली या कंठ भाग, इसको कंठ भाग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको जो वलयनुमा दिख रहा है, ठीक है, फिर से बना दे रहा हूँ, देखो। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर गया है, इसमें जो आपको ये रोल अर्थात रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वलयनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको ट्रैकिया। ये वलयनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये आपका जो पाइप है वो दो भागों में बट जाता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, दो भागों में बटा, ये एक पाइप ये हो जाएगा और एक पाइप ये हो जाएगा। इन दोनों पाइप को किस नाम से जानते हैं, इन दोनों पाइप को आपको ब्रोंकस बोलते हैं। इन दोनों पाइप को ब्रोंकस के नाम से जानते हैं जी, दोनों पाइप को। अब ये जो दोनों पाइप है और पतले पतले पाइप में से पूरा बटा रहता है, ये दोनों पाइप है और पतले पतले पाइप में से बटा रहता है। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है आपका, इसको बोलते हैं आपका ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये पतले पतले पाइप और आप लोग को दिख रहे हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से सब देखते रहेंगे, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जो पतला पतला मैं पाइप बना रहा हूँ ना, इसको किस नाम से जानते हैं जी, इसको आपका ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
ब्रोंक्यूल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये अब इसी ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में ऐसे गुब्बारे नुमा से स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे नुमा से स्ट्रक्चर होता है इसी ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में। ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसी ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है, ये जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इसको एयर सैक बोलते हैं, वायु कोष्ठिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो गुब्बारे नुमा मैं स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा हूँ, इसको एयर सैक या आपका क्या बोला जाता है, इसको वायु कोष्ठिका। ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोलते हैं आपका? वायु कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। और इसी को आपका एयर सैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एयर सैक। एयर सैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये दो भागों में विभक्त हो गया, जिसको बोलेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद ये और छोटे छोटे पतला पतला पाइप है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। अभी मैंने बताया इसको ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। जो पतला पतला पाइप आपको दिख रहा है, उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, यही क्या कहलाता है? यही हमारा लंग्स है ना। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये हमारा लंग्स कहलाएगा, फेफड़ा कहलाएगा। ये जो मैंने लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, लास्ट में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या कहलाता है? हमारा लंग्स कहलाता है, फेफड़ा कहलाता है। जी देखो एग्जैक्ट ये बन नहीं पा रहा है, अब बनेगा ये, है ना। ये क्या कहलाता है? फेफड़ा कहलाता है, हमारा लंग्स कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये फेफड़ा कहलाएगा, ये फेफड़ा कहलाएगा। और फेफड़ा के जस्ट नीचे में क्या स्ट्रक्चर होता है? ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आपका डायफ्राम। फेफड़ा के नीचे में क्या रहता है? डायफ्राम रहता है। क्या रहता है? डायफ्राम रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, होपफुली समझ में आ गया होगा। देखो एक बार पुनः डायग्राम को देखेंगे। ये नाजल कैविटी है, ये यहाँ पास हमारा नोज हो जाएगा, ये फेरिंग्स हो जाएगा, ये लैरिंग्स हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रैकिया है, जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर ट्रैकिया दो भागों में बटा, जिसको बोलेंगे ब्रोंकस। जो बड़ा बड़ा आपको नली दिख रहा है, दो नली, दो डक्ट दिख रहा है, उसको ब्रोंकस। उसके बाद जो पतली पतली छोटी छोटी नली दिख रहा है, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और गुब्बारे जैसा शेप जो दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठिका या एयर सैक के नाम से जानते हैं। और नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है आपका डायफ्राम। तो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम का डायग्राम हो जाएगा, होपफुली समझ में आया होगा। अब मैं सभी का फंक्शन आप लोग को बताते चलता हूँ कि सभी का फंक्शन क्या क्या होगा, है ना। ध्यान से सुनते चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं नोज। नोज अर्थात हमारे नाक की बात करते हैं, हमारे नाक की बात करते हैं। तो जो हमारे नाक है ना, वो किसका बना होता है? तो ये उपास्थि का बना होता है। किसका? जो हमारा नाक होता है उपास्थि का, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का। और उपास्थि क्या होता है? ये हड्डी से मुलायम होता है। उपास्थि क्या होता है? हड्डी से मुलायम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे वो कर सकते हैं, मतलब वो क्या करता है? अब मुलायम होता है, मतलब वो इजीली क्या होता है? वो आपका इधर उधर हिल जाता है ना। तो जो उपास्थि से क्या बना होता है? नाक बना होता है। तो नाक के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? नाक के थ्रू एयर को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो यह एयर को अर्थात वायु को, एयर को शरीर के अंदर ले जाता है। एयर को, वायु को शरीर के अंदर ले जाता है, शरीर के अंदर ले जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वायु को शरीर के अंदर ले जाता है। देखो हम लोग मुख से भी सांस लेते हैं, हम लोग नाक से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख से सांस लेने की तुलना में नाक से सांस लेना ज़्यादा उचित होता है। क्यों? क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और वो छोटे छोटे बाल एयर को फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं, एयर को छानने का काम करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एयर को छानने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे नाक में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और वही जो श्लेष्मा झिल्ली है वो गर्मी के दिनों में पिघल जाती है, तभी हम लोग बोलते हैं कि नाक बह रहा है। और ठंडी के दिनों में वो श्लेष्मा झिल्ली जम जाती है, तभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा नाक ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो हमारे नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। सपोज छोटे छोटे बाल से डस्ट पार्टिकल नहीं छानेंगे तो जो आपका डस्ट पार्टिकल है वो श्लेष्मा झिल्ली में जाकर चिपक जाती है। इस प्रकार से दोनों एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं एयर को। तो मुंह की तुलना में नाक से सांस लेना ज़्यादा उचित रहता है। और नाक किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, अर्थात उपास्थि का बना होता है। मतलब ये हड्डी नहीं होता, हड्डी से मुलायम होता है। फिर मैंने बताया, देखो यहाँ पर से आपका फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। नोज के बाद मैं बताता हूँ फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या करता है जी? फेरिंग्स ना एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? जंक्शन। फेरिंग्स एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। अब ये फेरिंग्स करता है क्या है? ये जस्ट नाक के नीचे पाया जाता है। तो फेरिंग्स क्या करता है? देखो इसी मार्ग से आपका भोजन भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इसी मार्ग से वायु भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स क्या करेगा? आपका भोजन को भोजन वाले मार्ग में ले जाता है ना। मतलब भोजन वाले मार्ग में जाने के लिए रास्ता प्रदान करेगा, और जो आपका वायु को वायु वाले मार्ग में जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो फेरिंग्स दोनों के बीच में जंक्शन काम करेगा, जो भोजन को भोजन वाले मार्ग में अर्थात
हार्ट स्टमक के साइड जाने के लिए दिशा प्रभावित करेगा, और जबकि जो आपका एयर है, एयर को आपका लंग्स के साइड जाने के लिए दिशा प्रदान करेगा। तो ये आपका जंक्शन का काम करता है। फेरिंग्स के बाद देखिए, फेरिंग्स के बाद क्या आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स को बोलते हैं कंठ भाग बोलते हैं या ध्वनि यंत्र बोलते हैं। जो हमारा जो वॉइस निकलता है ना, हमारा जो वॉइस निकलता है किससे निकलता है, लैरिंग्स से, ठीक है। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स को किस नाम से जानते हैं आपका, साउंड कार्ड, इसी को साउंड कार्ड, साउंड कार्ड के नाम से जानते हैं। इसी से क्या होता है, हमारे शरीर में आवाज़ निकलता है, आवाज़ निकलता है ना। लेकिन शब्द का निर्माण हमारा टंग करता है, हमारा जीभ करता है। ध्यान रखना, देखो जब यहाँ से जब आपका लंग से ऊपर की ओर जब वायु जाता है, जब वायु जाता है तो यही वायु जब जाता है तब लैरिंग्स क्या करता है, आपका आवाज़ उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लैरिंग्स को आपका कंठ भाग बोलते हैं, साथ ही साथ इसको साउंड कार्ड के नाम से जानते हैं। आवाज़ हमारे लैरिंग्स से ही बनता है। और मैंने बताया था मेल के बॉडी में, मेल के बॉडी में, पुरुषों के शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण उसके गले में एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको एडम सेप्पल बोलते हैं। और उसी एडम सेप्पल के कारण उसका जो वॉइस होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है मोटा होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गर्ल्स लोग के शरीर में उसकी लैरिंग्स में एडम सेप्पल का निर्माण नहीं होता, तो उसका आवाज़ हमेशा पतला ही होता है। लेकिन मेल का आवाज़ उम्र बढ़ने के साथ साथ मोटा होता है, वो एडम सेप्पल के कारण होता है। ये आपको याद रखना है ना। तो हो जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया में आपका रिंग नुमा संरचना दिख रहा है, ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्रैकिया में, ठीक है। तो ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर रिंग लाइक होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आपका लंग से बाहर जाएगा वायु, वायु बाहर जाएगा, तो जैसे वायु बाहर जाएगा तो ये जो आपका नली आपस में चिपके मत, है ना, पिचक मत जाए या सिकुड़े मत, ऐसा करके नीचे में इसका स्ट्रक्चर आपका रिंग नुमा दिया जाता है। तो ये आपका ट्रैकिया है, जिसको हिंदी में श्वास नली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो गया, इसको एक को बोलते हैं ब्रोंकस, है ना। ये देखो ये ट्रैकिया, ट्रैकिया आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, एक ये और एक ये। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका ब्रोंकस बोलते हैं। यहाँ पास मैंने नाम लिखा है, इसको ब्रोंकस बोलते हैं। बड़ा बड़ा जो पाइप दिख रहा है, उसके बाद ब्रोंकस में और आपको छोटे छोटे पाइप दिख रहे हैं, छोटे छोटे पाइप, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इस पाइप के जस्ट ऊपर में गुब्बारे नुमा एक संरचना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वायु कोष्टिका या एयर सैक, ठीक है। अगर मैं एयर सैक की बात करता हूँ, वायु कोष्टिका की बात करता हूँ, तो एयर सैक इस प्रकार से दिखता है और इसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इसी छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से क्या किया जाता है, एयर को छाना जाता है। और यही जो आपका वायु कोष्टिका होता है, एयर सैक होता है, जी क्या करता है, ये आपका प्योर जो आपका क्या होता है, प्योर जो ऑक्सीजन होता है, प्योर ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये ब्लड में मिला देता है। छानने के बाद ना देखो आपका जो हम लोग वायु ग्रहण करते हैं तो उसको इसके माध्यम से छाना जाता है। एक प्रकार से देखो ये छलनी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो छानते हैं तो जो प्योर ऑक्सीजन जो बचेगा उसको ब्लड में मिला देता है। फिर उसी ब्लड के माध्यम से उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया, नोजल कैविटी वाले मार्ग से जो वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है हमारे नाक में जाएगा, फेरिंग्स जंक्शन की तरह काम करेगा। ये भोजन को भोजन वाले मार्ग में और वायु को वायु वाले मार्ग में भेजता है। लैरिंग्स को आपका साउंड कार्ड के नाम से जानते हैं। ये ट्रैकिया जो कि रिंग नुमा संरचना होती है, क्यों दिया जाता है, ताकि अगर यहाँ से बाहर अगर एयर जाता है तो ये आज का आपका पिचके मत, सिकुड़े मत करके इसको रिंग नुमा संरचना दिया गया है। फिर मैंने बताया कि ट्रैकिया दो भागों में बढ़ता है जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस में और छोटे छोटे आपका पतले पाइप दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इसी ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में गुच्छे नुमा आपका गुब्बारे नुमा, है ना, गुच्छेदार गुब्बारे नुमा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको वायु कोष्टिका एयर सैक बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छलनी की तरह होता है जो एयर को छानते हैं। साथ ही साथ यही जो वायु कोष्टिका होते हैं वो ब्लड को मतलब ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसके बारे में, हमारे लंग्स के बारे में। उसके बाद देखिए ये नीचे में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डायफ्राम। तो डायफ्राम कुछ नहीं होता, तो डायफ्राम होता क्या है, ये मांस से बनी हुई एक संरचना होती है। डायफ्राम क्या होती है, मांस से बनी हुई संरचना होती है। जब हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं, है ना, जब हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं तो ये डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर जैसे आएगा तो लंग्स भी थोड़ा नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ सक्शन क्रिएट होगा जिससे वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो ये लंग आपका डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो ये आपका लंग्स में थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो लंग्स के अंदर जो आपका CO2 भरा हुआ है वो इस मार्ग के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो डायफ्राम करता क्या है, डायफ्राम सांस लेने और सांस को बाहर छोड़ने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है।
जब हम लोग श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर रहता है, और जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने में डायफ्राम क्या करता है, मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, हमारे श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में मैंने आप लोग को पूरा पढ़ा दिया, कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। जो वायु कोशिका है ये वायु को छाने का साथ ही साथ जो आपका प्योर ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड में मिलाने का काम करता है। और ये सब क्या है, ये सब एक मार्ग है, इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जो वायु है हमारे लंग्स में प्रवेश करता है, ठीक है। पहले नोजल कैविटी में आएगा, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद कहाँ, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से एयर सैक। तो अगर मैं इसका पूरा फ्लो डायग्राम बनाऊं, है ना, तो सबसे पहले वायु कहाँ आएगा आपका, नोजल कैविटी में, नोजल कैविटी में आएगा। नोजल कैविटी के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फेरिंग्स में, कहाँ जी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के बाद जाएगा वो कहाँ, लैरिंग्स में, कहाँ, लैरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है वो, ट्रैकिया में, कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा वो, ब्रोंकस में। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाता है जी, ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद कहाँ जाएगा वो, ब्रोंकस के बाद जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगा वो कहाँ, एयर सैक में, एयर सैक अर्थात वायु कोशिका में। एयर सैक के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन मिल के वो कहाँ जाएगा, सेल में जाता है, कोशिका में जाता है। तो यही प्रोसेस पूरा, इसी प्रोसेस को जो ऑक्सीजन है वो फॉलो करता है, यही पाथ को पूरा फॉलो करता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं ना ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीजन इसी मार्ग से पूरा हमारे सेल में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी बात को फॉलो करते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी हमारे श्वसन तंत्र के बारे में। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ से आपके मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के नाम से इसको जानते हैं, श्वसन गुणांक को। अब भैया ये श्वसन गुणांक होता क्या है, तो श्वसन गुणांक किसे कहेंगे, तो आपका निष्कासित CO2 का आयतन बटा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं श्वसन गुणांक, ठीक है। अगर मैं इसका फार्मूला बताऊं तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो, निष्कासित CO2 का आयतन, ठीक है, निष्कासित CO2 का आयतन, CO2 का आयतन, निष्कासित CO2 का आयतन बटा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन, ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन, ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को ही, के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, श्वसन गुणांक बोलते हैं। तो निष्कासित CO2 का आयतन बता ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, इसी को रेस्पिरेशन कोफिशिएंट तथा श्वसन गुणांक कहते हैं। ये तो आपका सिंपल सा इसका डेफिनेशन या फार्मूला हो जाएगा। अब कहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जी, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट कितना होता है, तो आपको याद कर लेना है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। वसा का अगर आपसे पूछेगा, वसा का रेस्पिरेशन कोफिशिएंट कितना होता है, 0.7 होता है। आपसे पूछेगा प्रोटीन का आपका श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 0.5 से 0.9 के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आपका कार्बनिक अम्ल का ना, कार्बनिक अम्ल का जो आपका रेस्पिरेशन कोफिशिएंट कितना होता है, तो आपका 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी बातों को याद रखेंगे। तो निष्कासित CO2 का आयतन मतलब कितना अमाउंट में CO2 हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, बटा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन को, मतलब कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है। तो उन दोनों के रेशियो को ही आपका रेस्पिरेशन कोफिशिएंट अर्थात श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है हमेशा, वसा का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.5 से 0.9 होता है, और कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक होता है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं जी, है ना। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका श्वसन गुणांक का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। निष्कासित CO2 का आयतन बता ग्रहण किए गए ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को रेस्पिरेशन कोफिशिएंट अर्थात श्वसन गुणांक कहा जाता है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो देखो क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरा पढ़ा दिया। सबसे पहले बताया भी श्वसन किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से पूरा बता दिया मैंने। फिर श्वासोच्छ्वास क्या होता है, उसके प्रकार मैंने बताया, निःश्वसन और उच्छ्वसन के बारे में। फिर मैंने बताया कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन हम लोग या कितने अमाउंट में वायु हम लोग ग्रहण करते हैं और कितना अमाउंट में वायु हमारे शरीर से बाहर जाता है, एयर बाहर जाता है। फिर मैंने बताया एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने बताया भी रेस्पिरेशन और आपका ब्रीदिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने बताया आप लोग को हमारे मानव के
के श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर बना के बताया, किसे किसे किस किस नाम से जानते हैं, कौन से पाथ को जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम फॉलो करता है ये भी मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने बताया आप लोग को रेस्पिरेशन कोफिशिएंट के बारे में। तो ये रहा आज का क्लास। तो अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब केवल 4 से 5 वीडियो बायो का आएगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आप लोग को पूरे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको जरूर लाइक करेगा और चैनल को शेयर करेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।